average. So easily you can get whatever course you want in good colleges, BMS or back. सर ये ट्वेल्थ के बाद एंट्रेंस एग्जाम में इंटर कॉलेज के लिए अभी वो CUET का अभी तक प्रॉपर क्लैरिटी आया नहीं है. ये साल भी CUET आ चुका है, बट नॉट ऑल द कॉलेजेस हैव अडॉप्टेड इट. NM में CUET, जैन में वो उसका खुद का है. जैन इज ऑल्सो नॉट टेकिंग CUET. उसका खुद का 50-50% क्राइटेरिया है. 50% 12th स्टैंडर्ड है और 50% CEE है. JNCCEE है वो जैन का एंट्रेंस. सो फिलहाल CUET इज देयर ओनली फॉर NM. बाकी कोई कॉलेजेस ने CUET अडॉप्ट नहीं किया. NM IMS अलग ही है. NM IMS इज नॉट फॉर दीज कोर्सेज, दैट इज फॉर BSc फाइनेंस एंड BBA. वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. लोकल आपका 12th मार्क्स जो बेस्ड कॉलेज है उसका तो इम्पैक्ट अलग ही है, तो होता ही है. सो बोलने का मतलब वो CUET आए ना आए वी डोंट नो. उसके लिए आप 12th में डील एज ऑफ नाउ ये साल तो नहीं छोड़ सकते. मैं चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने आपको ब्रीफ में डिस्कशन दिया था इन 11th स्टैंडर्ड. डिस्कस दिस टॉपिक मतलब BRS में आता था, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज. Anyone remember this meaning of bill of exchange? Bills receivable, bills payable. याद आ रहा है ये वर्ड? थोड़ा बहुत किया था हमने 11th स्टैंडर्ड में. See what is a bill of exchange? ध्यान से समझना. Suppose I have sold goods to काव्य. Okay? मैंने काव्य को गुड्स बेचा हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस. You know what is a credit sale, right? पैसा बाद में आने वाला. तो काव्य is the debtor and I am the creditor. You know what is a debtor creditor? Creditor is the one who sells the goods and he has to receive the money. काव्य is the debtor. I just explain the brief क्या होता है bills of exchange का स्टोरी. तो काव्य is the debtor, I am the creditor. मैंने उसको 20,000 का माल बेचा हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस. 2 महीने की क्रेडिट है. कितनी? 2 months. अभी मुझे ट्रस्ट नहीं है काव्य पे. काव्य इज अ न्यू डेट. मुझे ट्रस्ट नहीं है कि शायद पैसा देगा, शायद नहीं देगा, भाग गया तो रिस्क है. तो मैं वो रिस्क अवॉइड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करूंगा. ठीक है. इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज. दिस इज नॉट योर किराना बिल या फिर सामान लेने का बिल, ये होटल का बिल. ये बिल नहीं है, इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज. इट्स अ डॉक्यूमेंट. इस पे मैं लिखूंगा कि काव्या इज सपोज टू पे मी 20,000 आफ्टर 2 months. काव्या विल पे मी 20,000 आफ्टर 2 months. ऐसा एक स्टेटमेंट लिख दूंगा. मैं साइन कर लूंगा इस पे और काव्या का भी साइन ले लूंगा. तो अब ये डॉक्यूमेंट हो गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसको बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज. सर ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलता है? बैंक्स में मिलता है, गवर्नमेंट में मिलता है? नहीं, कहीं नहीं. कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है. आप अपने बिजनेस में ये डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से बना सकते हो. कोई भी ब्लैंक पेपर पे ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है. आप इनफैक्ट घर पे जाना, गूगल पे सर्च करना बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके इमेजेस देखना. तो इमेजेस में आपको बहुत प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेंगे. अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेट्स के बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेंगे. हर एक बिजनेस अपने हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वो खाली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. काव्य इज सपोज टू पे मी 20,000 आफ्टर 2 months. उसने साइन किया, मैंने साइन किया, दोनों का सिग्नेचर हो गया. अब ये वैलिड प्रूफ है इन द आइज ऑफ लॉ. तो अब अगर काव्य, ये मैं डॉक्यूमेंट ले लूंगा काव्य से साइन वाइन करके, और 2 महीने बाद आई शो दिस डॉक्यूमेंट टू काव्य. बोलूंगा प्लीज पे मी 20,000. वो देखेगा हाँ भाई मेरा ही बिल है, 20,000 मुझे दे देगा. अगर उसने ना कर दिया पैसा देने से तो आई कैन ड्रैग हिम टू द कोर्ट ऑफ लॉ. मैं उसको कोर्ट में केस वेस करके वकील पुलिस सब पीछे लगा दूंगा. उसको झक मार के पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट. आपकी पेमेंट क्या हो गई है? सिक्योर. नाउ यू आर श्योर. वो इनवॉइस भी होता है, दैट्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट्री इनवॉइस दिया ना बिल सेल करते वक्त, बट वो इतना कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं होता पेमेंट की.
पेमेंट के लिए कॉन्क्रीट प्रूफ और करना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज, श्योरिटी आ गई। अब ये पैसा देने से मना नहीं कर सकता। हाँ, ये बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, फिर मेरे को बैड डेट्स लिखना पड़ेगा मेरे अकाउंट में, मेरे पास चॉइस नहीं है, फिर मेरा नुकसान हो गया। पर वो सब बेच बाज के ही होगी, बेच बाज के ही वो बैंकरप्ट, इतने पैसे नहीं है तो। बट अदरवाइज लीगली उसको जग मार के पैसा देना पड़ेगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट? सेफ्टी, सिक्योरिटी। दूसरा समझना इसको, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है? काव्य इज अ डेटर, आई एम द क्रेडिटर, मैंने उसको माल बेचा, ठीक है, मुझे उससे पैसे लेने हैं 20,000, कब देने वाला है? 2 महीने बाद। अच्छा डेटर है, नया नहीं है, अच्छा डेटर है, मुझे ट्रस्ट भी है, वो पैसे दे देगा, फिर भी मैं ये बिल बना सकता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, मैं लिख सकता हूं, इसमें लिखूंगा काव्य सपोज टू पे 20,000 आफ्टर 2 मंथ्स, मेरा साइन उसका साइन। अब सीन क्या हुआ, मेरे लिए ये बिल एक एसेट बन जाएगा, इसको कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। सॉरी, इसको कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल सुना है आपने? एसेट था, इट इज एन एसेट, इट इज अ वैलिड एसेट, जस्ट लाइक फर्नीचर इज एन एसेट, बिल्डिंग इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट, कार इज एन एसेट, bills receivable also becomes an asset. So what's the use of this asset? Anything which you can do with any other asset, you can do it with bills receivable. मेरे बुक में एक एंट्री बनेगी, एक जर्नल एंट्री आएगी। कैसे आएगी? मैंने पहले माल बेचा काव्य को, तो क्या एंट्री करूंगा मैं? काव्य टू सेल्स, काव्य इज माय डेटर, यू नो द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स, काव्य टू सेल्स, डेटर बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। यू नो द बेसिक रूल्स। क्या था बेसिक रूल्स हमारा? एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट, इनकम और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और घटी तो डेबिट। तो माल बेचते वक्त काव्य डेटर, एसेट बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो काव्य डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब उसने मुझे क्या रिटर्न में दिया? डिड ही गिव मी कैश? अगर वो कैश देता तो क्या एंट्री करता मैं? कैश टू काव्य, कैश बढ़ा, डेटर घटा। अगर वो चेक देता तो बैंक टू काव्य, बैंक एसेट बढ़ा, काव्य घटा, डेटर घटा। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस से करता तो बैंक टू काव्य। उसने मुझे ये कुछ नहीं दिया, उसने मुझे क्या दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया, तो फॉर मी इट्स एन एसेट, सो माय एंट्री वुड बी बिल्स रिसीवेबल टू काव्य, मतलब बिल्स रिसीवेबल एसेट बढ़ा और काव्य एसेट घटा, डेटर घटा, बिल्स रिसीवेबल बढ़ा। तो मेरे लिए दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज लाइक एन एसेट, इट्स लाइक एन एसेट। और जो चीज आप नॉर्मल एसेट के साथ करते हो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कर सकते हो। बहुत मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है ये। कैसे? अभी आपने उसको माल बेचा है, उसने आपको क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया, वो एसेट आपके पास पड़ा हुआ, डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। आप इस बिल को डिस्काउंट करवा सकते हो। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मुझे आज के आज पैसों की जरूरत है, हाँ, अगर मुझे आज के आज पैसों की जरूरत है, ये तो 2 महीने बाद देगा, मुझे आज ही चाहिए, मैं क्या करूंगा? मैं बैंक में जाऊं, कोई भी बैंक हो सकता है, आपका ही बैंक होना जरूरी नहीं है, एनी बैंक इट कैन बी, टॉम डिक एंड हैरी। उस बैंक को पकड़ो, उसको आप बिल बेचो, 20,000 का बिल है, और बैंक से पैसे ले लो। बैंक आपको देगा 19,700, 19,800, पूरा पैसा देने वाला नहीं। ऐसा क्यों? बैंक आपको आ जाएगा 19,800, बैंक वो बिल रखेगा अपने पास 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद बैंक विल गो टू काव्य एंड कलेक्ट हाउ मच? 20,000। मेरे को भी पैसे की जरूरत नहीं, मेरे को तो पैसे मिल गए। बैंक काव्य के पास जाएगा और काव्य से पैसा ले लेगा, सब सेटल हो गया। तो काव्य कितना देगा बैंक को? 20,000, और बैंक ने मुझे कितने दिए थे? 19,800। तो 200 रुपए क्यों काटे थे? समझ में आया? बैंक चार्जेस हो गया, उसका वो लेट गया, इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया, प्रॉफिट एलिमेंट आ गया, सर्विस दे रहा है वो, तो वो सारे वो 200 रुपए में कवर। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को बेच सकते, सेल ऑफ बिल टू द बैंक, सेलिंग द बिल टू द बैंक एट अ लेसर अमाउंट। वो काटा वो देगा, कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, काट कूट के देगा।
बट काम तो हो गया, 20,000 की जगह 19,800 मिले, काम तो चल गया आपका. That is an advantage of bill of exchange. It is called as a negotiable instrument. क्या बोलते हैं इसको? What is a negotiable instrument? Negotiable instrument means it can be used to settle transactions apart from cash. कैश के अलावा कोई और चीज से आप ट्रांजैक्शन सेटल कर सकते हो, उसको पैसों की तरह यूज कर सकते हो, उसको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है बिल ऑफ एक्सचेंज का. पहला वाला क्या था याद है? क्यों मैंने बिल बनाया था कावे के केस में? सिक्योरिटी. फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सिक्योरिटी. पेमेंट सिक्योर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लोचा हुआ तो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, बराबर है. दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब यू कैन यूज इट टू सेटल ट्रांजैक्शंस. यू कैन यूज इट टू सेटल ट्रांजैक्शंस. जैसे कि यहाँ पे मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं गया बैंक में, बिल बेच दिया, पैसे ले लिए, बैंक उससे कलेक्ट कर लेगा, राइट. और एक एग्जांपल ले लो, मेरे पास काव्य का बिल पड़ा हुआ है, उसको माल बेचा, उसने बिल दिया हुआ है, 2 महीने बाद पैसे देगा, लेकिन मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड मनी राइट नाउ. लेट्स से मैंने चैत्य से गुड्स खरीदे, वो मेरा क्रेडिटर है, मुझे चैत्य को 20,000 देना. आई हैव टू पे चैत्य 20,000 रुपीज. कितना देना है? 20,000 रुपीज देना है. बट मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कुछ और पड़ा हुआ है. क्या एसेट पड़ा हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज पर मैं चैत्य को फर्नीचर दे सकता हूँ, चैत्य को कार देके सेटल कर सकता हूँ, चैत्य को बिल्डिंग देके सेटल कर सकता हूँ, चैत्य को बिल रिसीवेबल देके भी सेटल कर सकता हूँ ना. जो चीज एसेट का है, फीचर है, वही सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर है. वो एक एसेट ही है मेरे लिए. बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट. तो इसका आया हुआ बिल आई कैन एंडोर्स इट टू चैत्य. आपने यार चेक का एंडोर्समेंट किया था, आया हुआ चेक आपने फॉरवर्ड कर दिया था ना. वैसे ही आया हुआ बिल आप अपने क्रेडिटर को देके सेटल कर सकते हो. मैं उसको कैश नहीं दूंगा चलेगा, क्या दे सकता हूं? बिल ऑफ एक्सचेंज देके सेटल कर दिया. अब मुझे उसको पैसे देने की जरूरत नहीं. अब 2 महीने बाद चैत्य विल सिंपली कलेक्ट द मनी फ्रॉम काव्य एंड बोथ आर सेटल्ड. मेरे को उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये दूसरा एडवांटेज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का. तो इंटरनेशनल ट्रेड्स में ये बिल ऑफ एक्सचेंज अभी भी काफी यूज होता है. इवन डोमेस्टिक ट्रेड्स में होता है, लेकिन बड़े ट्रेड्स में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह बड़े लेवल के ट्रेड्स में ये बिल्स यूज होता है. आपको लोकली ये ज्यादा देखने को खास मिलेगा नहीं. जैसे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स वगैरह दिखते हैं, लोकल में इसका यूज कम है. मोस्टली बड़े बड़े ट्रेड्स में इसका यूज अभी भी होता है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड्स में. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इज दिस क्लियर? दैट वाज अ समरी. यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? इट्स अ डॉक्यूमेंट. ओके, इट्स अ डॉक्यूमेंट. वो हमारे लिए, क्रेडिटर के लिए एक प्रकार का एसेट बन जाता है, तो सामने वाले बंदे के लिए क्या बनेगा? तो हमारे लिए जो बिल्स रिसीवेबल है वो उसके लिए क्या है? काव्य के लिए क्या है? बिल्स पेएबल. इसलिए हम लोग लिखते थे, पता है, ओपनिंग एंट्री में बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी, राइट. सो दैट इज द. इसका एक्ट बनाया गया है, लॉ पास किया गया है. मतलब कभी कोई पैसा नहीं दिया तो क्या करने का, कभी कोई जल्दी लेट वगैरह फलाना टिम का कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए इसके साथ, तो हम लोग कहां से रूल्स फॉलो करेंगे, कहां से रूल्स देखेंगे? तो गवर्नमेंट ने इसका एक एक्ट बनाया हुआ है. इस एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. 1881 150 साल पुराना एक्ट है, बट है थोड़ा बहुत आउटडेटेड भी है, लेकिन काम चल जाता है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में इसके सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के. मतलब अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डील कर रहे हो और कोई दिक्कत आ गई, कोई पैसे नहीं दे रहा है, कुछ टाइम का प्रॉब्लम आ गया, आगे पीछे दे रहा है, whatever, कोई इश्यू, दूसरे डिस्काउंट्स के इश्यूज आ गए, बैंक ने इश्यू कर दिया है, whatever, तो आप कोर्ट में अप्रोच करोगे. तो कोर्ट क्या फॉलो करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. उसमें सारे प्रोविजन दिए हुए हैं. इनफैक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर 3 चीजों के प्रोविजन है. ये 3 चीजों को हैंडल करता है ये एक्ट. एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रॉमिसरी नोट. हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? ये भी मैं आगे थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा आपको. प्रॉमिसरी नोट. एंड एक होता है चेक्स. चेक्स तो सबको पता होंगे. चेक भी बाउंस हो गया तो उसकी सजा क्या होती है, मैंने बताया भी दिया है. सजा, बाउंसिंग ऑफ अ चेक की सजा क्या होती है? 6 महीना जेल. ओके.
बट कोई करता नहीं है ये, नहीं तो सारे जेल में ऑलमोस्ट हर लाइफ में किसी ना किसी का एक बार तो चेक बाउंस हो ही जाता है कोई ना रीजन से। सो ये सब जो प्रोविजन है, पेनल्टीज है, ये सब एक्ट में दिया हुआ है। तो ये एक्ट तीनों चीजों को गवर्न करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स। तो इस एक्ट के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। ये डेफिनेशन क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हाउ डज द एक्ट डिफाइन इट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज is a unconditional order. Bills of exchange is an unconditional order. What is it? It's an unconditional order made by the creditor upon the debtor. तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब मैंने इधर लिख दिया काव्य इज सपोज टू पे मी 20,000 आफ्टर 2 months. इट्स अनकंडीशनल. ही कैन नॉट पुट एनी कंडीशन कि मेरा माल बिकेगा तो पैसा दूंगा, मैं पैसा मिलेगा तो दूंगा, बारिश गिरेगी तो पैसा दूंगा, ऐसा कुछ डाल नहीं सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं डाल सकता. इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होना जरूरी. इट कैन नॉट बी इन वर्बल एग्रीमेंट, शुड बी इन राइटिंग. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय द क्रेडिटर अपॉन द debtor to pay a certain sum of money after a stipulated period of time. That's your simple definition कि भैया it's an unconditional order, क्रेडिटर ने डेटर पे मार डाला है, ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं तुझे पैसे देने हैं, मतलब देने पड़ेंगे और तू भी एक्सेप्ट कर रहे, साइन कर रहे. मेड बाय द क्रेडिटर अपॉन द डेटर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. So that's your basic definition of a bill of exchange. Did you understand the summary? What is a bill of exchange? Is it a hotel bill or kirana bill? It's a document. It's a document. Unconditional order made by the creditor or the debtor to pay a certain sum of money after a certain period of time. Can any conditions be put? No. Can it be a verbal agreement? No. Should be in writing. It should be signed by both the parties. दोनों की साइन होनी जरूरी है. In fact, जब तक काव्य इस पे साइन नहीं करता, काव्य जो डेटर है, जब तक वो साइन नहीं कर, मैंने तो कर दिया, काव्य का साइन नहीं हुआ, तो इसको कहा जाएगा ड्राफ्ट. इसको कहा जाएगा ड्राफ्ट. जब काव्य इस पे साइन कर लेगा, देन ओनली इट बिकम्स अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. जब तक डेटर उस पे साइन नहीं करता है, तब तक उसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट. डेटर के साइन होने के बाद ही वो वैलिड बिल कंसिडर होता है. ज्यादा समझ में आया? पक्का समझा सबको? क्यों किया जाता है? व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज? डॉक्यूमेंट. अच्छा, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, बैंक डॉक्यूमेंट है, कोई भी बना सकता, कोई भी बना सकता है. और कोई अमाउंट ऊपर चला गया, कोई बड़े अमाउंट आ गए, तो आप इसमें स्टैंप लगा देते हो. रेवेन्यू स्टैंप आपने देखा? रेवेन्यू स्टैंप एफिडेविट्स पे रहता है, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 बॉन्ड पेपर पे रहता है. तो गवर्नमेंट बोलेगा अगर आप एक लिमिट के ऊपर बनाओ तो हमें टैक्स दो. स्टैंप एक्ट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, तो वो स्टैंप भी लग जाता है इस पे. बॉन्ड पेपर के ऊपर भी आप बना सकते हो उसको. ठीक है, छोटे बिल से तो जरूरत नहीं है, बड़े एक लिमिट के बाद 50,000 के ऊपर 100 रुपए का स्टैंप, 1 लाख के ऊपर 200 का स्टैंप, ऐसे स्टैंप बना सकते हो. तो इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी बिजनेस बना सकता है. क्यों बनाया जाता है? 2 रीजन. व्हाट आर द 2 रीजंस? सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसफरेबिलिटी. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ट्रांसफरेबल है, कहीं से भी कोई भी अकाउंट सेटल, ट्रांजैक्शन सेटल, बेचने के लिए आप यूज कर सकते हैं. बोलो. हाँ, तो भी आप इसको कोर्ट में घसीट सकते. डेटर अगर रेडी भी नहीं है साइन करने के लिए, तो भी आप इसको कोर्ट में घसीट सकते. यू कैन फाइल अ केस ऑन दैट बेस्ड ऑन दैट इनवॉइस कि मैंने इसको माल बेचा है और ये साइन करने को रेडी कर सकते. ओके, अभी देर आर फ्यू टर्म्स विच आर गिवन टू यू ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स. ये टर्म्स क्या है? पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है. रट्टा अट्टा नहीं मारना है, 1 सेंटेंस में आप तो ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. तो ये टर्म्स क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड देम. सबसे पहला आपको मिलेगा पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. आपको याद है चेक करते वक्त, चेक सीखते वक्त हमने देखी थी, देयर वर 3 पार्टीज टू अ चेक. हु आर द 3 पार्टीज टू अ चेक? एक ड्रॉवर था, एक ड्रॉई था और एक पेई था. याद है? चेक का मैं बता रहा हूं, चेक्स नॉट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. चेक में मैं सपोज चेक लिख रहा हूं
आई एम राइटिंग अ चेक, लेट्स से इन फेवर ऑफ निशांत, मैं चेक लिख रहा हूँ 20,000 का, तो हु एम आई? ड्रॉअर। जो लिखता है ना उसको ड्रॉअर बोलते हैं, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रॉ नहीं तो लिखते हो, बट ड्रॉइंग बोलते हैं। तो वन हु राइट्स द चेक इज कॉल्ड एज ड्रॉअर। निशांत के फेवर में चेक जा रहा है, मतलब निशांत को पैसा मिलेगा। तो जिसको पैसा मिलता है उसको बोला जाता है पेई। थोड़ा वियर्ड है बट है। जिसको पैसा मिलता है, रिसीव करता है जो, उसको क्या कहा जाता है? पेई। और ड्रॉई कौन होता है चेक के केस में, पता है आपको? बैंक। सपोज मेरा चेक कोटक बैंक का है, तो मैं कोटक बैंक को बोल रहा हूं कि निशांत को पैसा दो। तो ड्रॉई इज द वन हु पेज। ड्रॉई इज द वन हु पेज। तो ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक। मेरा खाता अगर कोटक बैंक में है तो कोटक बैंक इज द ड्रॉई। मेरा खाता अगर आईसीआईसीआई बैंक में तो आईसीआईसीआई बैंक। दीज आर द थ्री पार्टीज फॉर चेक, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। कौन ड्रॉवर है? जो लिखता है, जिसको मिलता है वो पे, और बैंक इज द ड्रॉई। ये चेक के केस में, उसको रखो साइड पे। वी आर नॉट डीलिंग विद चेक्स नाउ, वी आर डीलिंग विद बिल्स ऑफ। ध्यान से सुनना, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज टिल द वेरी एंड टाइम ऑन दिस। थ्री पार्टीज इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थ्री पार्टीज इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन होते हैं तीन पार्टीज? यही होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। अभी इन माई एग्जाम्पल आई एम द ड्रॉवर। मेरे और काव्य के एग्जाम्पल में आई एम द ड्रॉवर। हु इज द ड्रॉवर? ड्रॉवर is the creditor of the transaction. Drawer is the creditor, the one who has to receive the money. जिसको पैसा लेना है उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉवर। जिसको पैसा लेना है, जो क्रेडिटर है, जो सप्लायर है, जिसको रिसीव करना है पैसा, that person is called as ड्रॉवर। जो बिल बनाता है, जो लिखता है बिल पे डिटेल्स स्टार्टिंग में, वो ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन है? वन हु हैज टू रिसीव। सिंपल। हु इज काव्य? नो, ड्रॉई। काव्य इज द ड्रॉई। ड्रॉई इज द वन हु हैज टू पे द मनी। ड्रॉई इज द वन हु हैज टू पे द मनी। चेक्स और इसमें मत जाओ, चेक्स अलग रखो। बिल का तीन पार्टीज ध्यान से समझो। जिसको पैसा रिसीव करना है उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉवर। जिसको पैसा देना है, who is a debtor, who is a buyer of the transaction, buyer, debtor, इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉई। ड्रॉई is the one who is supposed to pay the money. Drawer is the one who is supposed to receive the money. तो समझ में आए? मेरे केस में who is the drawer? Me. Who is the drawee? काव्य। Who is the payee? Pay